आज हम पढ़ने वाले 7वें लेसन को। 7वें लेसन में हम समझेंगे बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि को, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि बुद्धि क्या होती है और बुद्धि का निर्माण कैसे होता है और बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बुद्धि क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है इसमें बुद्धि। बुद्धि क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो बुद्धि जिसे हम इंटेलिजेंट भी शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो बुद्धि शब्द का प्रयोग समानता प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। ठीक है, तो बुद्धि का प्रयोग या समानता प्रयोग होता है वो प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। ठीक है, यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं के समाधान करने या उद्देश्यों को प्राप्त करने में समझ बनाती है। बुद्धि क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है तो अपने विवेक या बुद्धि के माध्यम से उन समस्याओं से बरी होता है, यानी अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करता है। यानी बुद्धि हम उसे कह सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी समस्या को अपने आप को या अपने को समस्याओं से निपटारा करने की जो हम तकनीक अपनाते हैं उसे हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मानव विकास के विभिन्न अवस्था में बुद्धि का विकास भी अंतर होता है, यानी कि जब मानव का विकास निरंतर होता रहता है तो उसमें बुद्धि का भी विकास में अंतर आता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जब बालक छोटा होता है तो उसकी बुद्धि और जब बालक बड़ा होता है तो उसके बुद्धि के विकास में अंतर आता है। ठीक है, जैसे छोटा बालक किसी तार में विद्युत जा रही है तो वो उतना नहीं समझ पाता, उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जो वयस्क या किशोरावस्था के बालक होते हैं वो समझते हैं कि एक तार में विद्युत जा रही है जिसको छूने से हमें करंट लग सकती है। ठीक है, तो ये बुद्धि की अवस्था विभिन्न अवस्थाओं में होती रहती है। कहने का तात्पर्य अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बुद्धि के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि बुद्धि के मुख्य 3 श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने का कारक है। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम यानी जो हमें हेरिडिटी से और वातावरण यानी एनवायरनमेंट से, दोनों के मेल से जो बुद्धि का निर्माण होने की प्रक्रिया होती है। यानी कि हमें कुछ वातावरण से और कुछ वंशानुक्रम से बुद्धि के दोनों समायोजन से बुद्धि का निर्धारित होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बुद्धि की परिभाषाएं क्या क्या है। तो बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्न परिभाषाएं दी गई है। यानी कि बुद्धि के संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। ठीक है, तो इसमें से एल.एम. टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यानी जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ठीक है, इसके बाद स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार वो अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला है कि बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिनमें बुद्धि के संबंध में कई प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कई प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं जो निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें आता है एक कार्यकीय सिद्धांत, यानी कि एक कार्यकीय सिद्धांत के प्रतिपादन बिने ने किया है। यानी एक कार्यकीय सिद्धांत का प्रतिपादन बिने जी है और इस सिद्धांत के समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्नन जैसे मनोवैज्ञानिकों का है। यानी कि बिने जी ने एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसको आगे बढ़ाने का काम श्रेय टर्मन और स्टर्नन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किया। ठीक है,
इसके बाद अगला पॉइंट है कि इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक ही अविभाज्य इकाई है, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक ही बुद्धि होती है जो अलग अलग कार्यों को करती है। ठीक है, इसके बाद स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या एक कारक के रूप में माना गया है। ठीक है, इसे कहने का मतलब है कि एक ही बुद्धि सब चीजों को करती है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत में। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है, इसमें पॉइंट है कि इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। यानी कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों को संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। ठीक है, बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है दूसरा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत क्या है, इसको समझ लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल इंटेलिजेंस यानी जी, और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यस होता है। यानी कि द्विकारक सिद्धांत में दो फैक्टर हम होते हैं जिसको हम समझ लेते हैं। इसमें एक होता है पहला प्राथमिक मानसिक योग्यता यानी कि जनरल इंटेलिजेंस जो सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है उसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, द्वितीय विशिष्ट योग्यता यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या होती है, जो चीज़ हम किसी चीज़ को करके या एक विशिष्ट गुण को अध्ययन करके सीखते हैं उसे हम विशिष्ट मानसिक योग्यता कहते हैं। यानी कि हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, यदि उसके अंदर दौड़ने की या शारीरिक गतिविधि करने की अंदर से क्षमता पहले से बनी होती है, लेकिन उसको यदि जिम्नास्टिक के रूप में किसी चीज़ को सीखता है तो वो उसके अंदर विशिष्ट यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति में समान मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्र में अथवा विषय में कुशल होता है उतना ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है जो जितने ही क्षेत्र में विषय में कुशल होता है उतने ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र में, यानी कि जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली है और वो क्रिकेट के क्षेत्र में एक या अपने उस क्षेत्र में कुशल प्राप्त है तो वो उनकी एक विशिष्ट योग्यता होने के कारण ही वो उस क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत क्या होता है, तो इस सिद्धांत का मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक जी हैं। यानी कि बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक जी हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों के समूह होती है। यानी कि इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो कई तत्वों का समूह होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है और जो प्रत्येक तत्व है उसमें कई अलग अलग सूक्ष्म तरीके से योग्यताएं निहित होती है। ठीक है, अतः समान बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनका कहना है कि समान बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताओं में निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। इनके कहने का मतलब है कि बुद्धि कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं उसमें निहित होती है जो विभिन्न कार्यों को करती है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। ठीक है, हावर्ड गार्डनर महोदय ने वर्ष 1983 में बुद्धि के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है। ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं कौन से 3 कारक हैं। इसमें पहला है कि बुद्धि की स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होते हैं। यानी कि जो बुद्धि का स्वरूप होता है वो एक तरीके का ना होकर बहुत तरीके का होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है और जो बुद्धि होती है एक दूसरे से अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक ज्ञान, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक ज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि प्रत्येक जो अलग अलग ज्ञान या बुद्धि होती है एक दूसरे से अलग या स्वतंत्र होती है। ठीक है, बुद्धि के
विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे से के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो बुद्धि है वो विभिन्न प्रकार के एक दूसरे से अंतःक्रिया करके चीज़ों को समझने में हमें या कोई चीज़ करने में सहायता करती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। यानी कि जी प्रत्येक व्यक्ति होता है उसमें विलक्षण योग्यता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या पॉइंट, तो इसमें अगला पॉइंट है कि हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि के वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है। यानी हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें पहला आता है भाषायिक बुद्धि। भाषायिक बुद्धि क्या है कि जिन लोगों का कमांड भाषा या उनकी सुदृढ़ शब्दों या भाषा का होता है उसे हम भाषायिक बुद्धि कहते हैं। जैसे वकील या पत्रकार, उन लोगों की जो भाषा शैली है वो अपनी भाषा के माध्यम से ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी भाषा के माध्यम से ही लोगों को समझाते हैं या बतलाते हैं, तो उसे हम भाषाई बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है तर्क गणित बुद्धि। तर्क गणित बुद्धि क्या होता है कि लॉजिकल सोचने या तर्क करने की जो क्षमता होती है उसे हम तर्क गणित बुद्धि कहते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, इसे उदाहरण के रूप में हम APJ अब्दुल कलाम को दे सकते हैं, जिनकी तर्कीय गणित बुद्धि के साथ मेल खा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि हम उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को कल्पना करके और उसको देख करके या कल्पना करके उन चीज़ों को एक पन्ने पे या एक संरचना का रूप देता है, उसे हम स्थानिक बुद्धि कहते हैं। जैसे मूर्तिकार या कोई चित्रकार होता है, वो अपनी स्थानीय बुद्धि के माध्यम से ही चित्रकारी और कलाकारी करता है। ठीक है, इसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि में शरीर के द्वारा जो हम क्रियाएं करते हैं उसे हम शारीरिक गतिक बुद्धि कह सकते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा वो अपने शारीरिक गतिविधि के द्वारा भाला फेंकते हैं, तो वो शारीरिक गतिविधि की कैटेगरी में आ सकता है। कोई एथलीट हुआ वो दौड़ता है या कोई रनर हुआ वो दौड़ता है, तो वो शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है कि पांचवा है सांगीतिक बुद्धि, यानी कि जिसके अंदर संगीत या धुन का बुद्धि होती है। जैसे AR रहमान, अरिजीत सिंह, तो उसे हम सांगीतिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये संगीत संबंधी बुद्धि होती है, उसको हम संगीत बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद छठवा आता है अंतःपारस्परिक बुद्धि। अंतःपारस्परिक बुद्धि क्या है कि दूसरों के भाव को या दूसरे के व्यवहारों को हम देखकर उसे समझकर उससे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे हम अंतःपारस्परिक बुद्धि कहते हैं। जैसे लीडर हुआ या कोई कम्युनिटी या टीम हुई, इन चीज़ों जैसे दूसरे या नेता हुए, वो दूसरे के व्यवहारों को देखकर उनके दशा को देखकर वो भावनात्मक स्पीच देते हैं ताकि लोग उनसे जुड़े और उनसे सहानुभूति प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद सातवां आता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। यानी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि में जो अपने आप को जाने, चीज़ों को समझे, अपने आप के बारे में सोचे और उच्च लेवल तक समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है, तो उसे अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। जैसे कि फिलोसफर होते हैं या कोई महापुरुष हो गए, वो अपने बारे में या अपने को जानने या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आठवां होता है नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। यानी कि जो प्राकृतिक से प्रेम करते हैं, नेचर से प्रेम करते हैं, वो नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि क्या है? तो बहुआयामी बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। यानी कि जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास, अर्थात उसमें समझ, राजनीतिक समझ और समस्या समाधान से संबंधित समझ के नेतृत्व का गुण इत्यादि का होना। यानी इसमें बहुआयामी बुद्धि का मतलब यह होता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित होते हैं, जिसमें सामाजिक समझ का भी गुण होता है, राजनीतिक समझ का भी गुण होता है और समस्याओं के समाधान करने का भी गुण होता है। तीनों
जो गुण होते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर एक ही कौशल विकसित होती है, जिसे हम बहुआयामी बुद्धि के तहत रख या देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है कि मानसिक आय और बुद्धि परीक्षण। मानसिक आय या बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। यानी कि जो बुद्धि परीक्षण है उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को पता लगाया जाता है। सर्वप्रथम जर्मन के मनोवैज्ञानिक वुंट के नाम आता है। ठीक है, जिसमें 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिकों का मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। यानी कि 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया। ठीक है, और मानसिक आय क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास अपने समान आयु के वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इसे मापने की विधि को मानसिक आयु कहा जाता है। यानी कि हम जिस एज में हैं और उस एज के मुताबिक हमारी कितनी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है, उसको मापने के लिए हम मानसिक आयु या मानसिक मेंटल एज का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। यदि कोई 6 वर्ष का बालक है और 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है, तो उससे 15 वर्ष के बालक का मानसिक आयु होगा। यानी कि कोई 6 वर्ष का बालक है और 15 वर्ष के बालक की तरह सोचता है, तो वो 15 वर्ष के बालक का मेंटल एज, उसका मानसिक आयु कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है वास्तविक आय या कालानुक्रम आय। तो किसी भी मनुष्य की वास्तविक आय होती है, अर्थात तो वह कितने वर्ष का हो गया है। 10 वर्ष के व्यक्ति 160 अंक लाया है, तो उसकी मानसिक आय क्या होगी। यानी कि बुद्धि लब्धि 160 है और वास्तविक 10 है। तो इसका फार्मूला होता है कि बुद्धि लब्धि जानने के लिए फार्मूला होता है EMA/RE, रियल यानी वास्तविक आय। तो इसको हम देख सकते हैं कि 160 इसका बुद्धि लब्धि हुआ, EMA यानी मानसिक आय हुआ, और जो 10 है उसकी रियल एज है। ठीक है, और इसमें 100 से हम गुणा करते हैं। इसके बाद इसको डिवीजन करने पे जो हमें प्राप्त होता है वो 16 वर्ष उसकी वास्तविक आय यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि है। ठीक है, यानी कि उसकी मानसिक आय है। ठीक है, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई। जो टर्मन जी है ना, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए विधि बताई। ठीक है, इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु की उसकी वास्तविक आयु से भाग करने या 100 से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का सूत्र होता है। यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र इन्होंने टर्मन जी ने बताया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो मानसिक आय और कालानुक्रम आय गुणे 100 से करने पर उसकी मानसिक आयु का पता लगाया जा सकता है। यानी बुद्धि लब्धि IQ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण क्या है कि बुद्धि परीक्षण यदि किसी बालक के मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि का गणना निम्न प्रकार से होगा। जैसे IQ उसकी जानना है, तो मानसिक आयु और कालानुक्रम आय गुणे 100 है। यानी कि 12 उसकी मानसिक आयु है और 10 उसकी वास्तविक आय है, यानी जो चल रहा है, और 12 उसकी सोचने की जो आय है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 120 उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने वेसलर द्वारा निम्नलिखित IQ वितरण किए हैं। IQ में कहा गया है कि 130 से जो ऊपर होंगे वो अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धिमान बालक होंगे, और 120 से जो 129 के जो बालक होंगे वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक होंगे, और 110 से 119 वाले जो होंगे उच्च समान बुद्धि वाले होंगे, और 90 से लेकर 109 तक होंगे जो बालक वो समान बुद्धि बालक होंगे। ठीक है, जो 80 से 89 होंगे वो मंद बुद्धि वाले होंगे, और 70 से जो 79 होंगे वो क्षीण बुद्धि वाले होंगे, और जो 79 से नीचे उनकी जो IQ होगी वो निश्चित क्षीण बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे कुछ और मनोवैज्ञानिकों जैसे हैं उन्होंने IQ का वितरण किया है, तो देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मैरिल द्वारा निर्मित IQ वितरण किए हैं। ठीक है, जिसमें बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है वो अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले या प्रतिभाशाली बुद्धि वाले होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड कहे जाते हैं। इसके बाद जो 120 से 139 होते हैं वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, और 110 से 119 वाले जो होते हैं वो उच्च समान बुद्धि वाले होते हैं, और जो 90 से लेकर 109 तक होते हैं वो समान बुद्धि वाले होते हैं, और 80 से 89 जो होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, और 70 से 79 वाले क्षीण बुद्धि बालक,
और जो 69 से नीचे होते हैं वो निश्चित श्रेणी वाले यानी मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया बुद्धि संबंधी चैप्टर को। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।